नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि इसका असर आपको चौतरफा बाजार में देखने को मिलेगा। जो रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक हैं, चाहे आप इरडा की बात करें, यहाँ पर आप चाहे पीएफसी की बात करें, चाहे आप आरईसी की बात करें, तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इरडा की ही बात करें यहाँ पर, तो करीब करीब ये स्टॉक 5 से 6% तक टूट चुका है। पीएफसी की बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, तो इस स्टॉक में करीब 9 से 10% की गिरावट आई थी। अभी तो हालांकि थोड़ा बहुत सेटल होते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन 9 से 10% की गिरावट देखने को मिली पीएफसी में। आरईसी में भी यहाँ पर जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसमें भी करीब करीब 9 से 10% की गिरावट आई है। अब इन तमाम स्टॉक्स में, काउंटर्स में गिरावट आखिर आई क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है आरबीआई का सर्कुलर। आरबीआई का सर्कुलर साफ तौर पे एक अभी जो सर्कुलर जारी हुआ, उसके चलते इन तमाम काउंटर्स में एनबीएफसी से लेकर इंफ्रा प्रोजेक्ट से जुड़े जो भी कंपनी के बिजनेसेस हैं, उनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अब उस सर्कुलर में है क्या ऐसा जिसके चलते इसमें गिरावट आ रही है, तो इस चीज़ों को हम लोग आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, इसमें केंद्रीय बैंक ने लेंडर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग अलग से रखने समेत कई बातें प्रस्तावित की हैं। यानी कि जो भी लैंडर्स है, जो कि लोन देते हैं, उनके लिए साफ तौर पे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके लिए उनको अलग से प्रोविजनिंग रखने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि किसी भी उभरते स्ट्रेस की गंभीर मॉनिटरिंग आपको करनी होगी। देखिए, प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग के नियम के तहत कर्ज की जितनी राशि डूबती है, उसका एक हिस्सा बैंकों को अपनी पूंजी या फिर कहें कि शुद्ध मुनाफे से अलग रखना होता है। एक तरफ तो उनकी राशि फंसी होती है, एनपीए फंसा होता है, दूसरी तरफ उनको मुनाफे का एक हिस्सा भी प्रोविजनिंग के तौर पर अलग रखना होता है। तो ये प्रोविजनिंग हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पीछे ले जाऊँ, साल 2012-13 के दौरान तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन्स में बड़े स्तर पर डिफॉल्ट देखने को मिला था, जिसके बाद बैंकिंग सिस्टम पर दबाव भी बढ़ा था और हमने देखा था कि लगातार बैलेंस शीट खराब होती हुई दिखी थी। लेकिन अब जो है वो बैलेंस शीट सुधरती हुई दिख रही है, बैंकों की मार्जिन बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। भारत में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फोकस है, कैपेक्स में, बजट में कैपेक्स के लिए भी ऐलान किए गए। सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा बल दे रही है। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए आरबीआई ने प्रस्ताव यहाँ पर कुछ रखे हैं सामने। जब तक उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन फेज में हों, तब तक लैंडर्स लोन का 5% हिस्सा प्रोविजन के तौर पर अलग रखेंगे, उनको रखना होगा यहाँ पर। तो ये एक तरीके से यहाँ पर आरबीआई का सर्कुलर कहता है। क्या कहता है आरबीआई का सर्कुलर? मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पर कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन फेज में हों, तब तक लैंडर्स लोन का 5% हिस्सा प्रोविजनिंग के तौर पर अलग से उनको रखना होगा, और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो प्रोविजनिंग की रकम घटाकर करीब 2.5% कर दी जाए। प्रोजेक्ट्स जब तक पर्याप्त कैश जनरेट करने ना लगे, जब तक कैश जनरेट ना होना शुरू हो जाए, तब तक प्रोविजनिंग की रकम को कम से कम 1% तक कर दिया जाए। यानी कि जैसे ही वो कैश जनरेट करना शुरू करें, तब आप प्रोविजनिंग को घटाकर 1% पर ला सकते हैं। अगर आपको 2021 का आरबीआई का सर्कुलर अगर आपको पता हो, तो इसके संबंध में जो नियम थे उसमें साफ तौर पे था कि जो कि बिना स्ट्रेस या फिर बकाए वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लोन पर करीब 0.4% की प्रोविजनिंग करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर आरबीआई के सर्कुलर ने साफ तौर पर कहा है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, उसका अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो 5% तक आपको अलग से प्रोविजनिंग रखनी है लोन की। उसके अलावा अगर और आगे काम बढ़ता है तो 2.5% हो गई, और जब तक वो पैसा जनरेट करना शुरू करता है तो वो 1% तक प्रोविजनिंग आप लोन की आपको अलग से रखनी होगी। इस प्रस्तावित सर्कुलर में केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा है कि लैंडर्स को प्रोजेक्ट्स पर स्ट्रेस के दबाव को लगातार, यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसको लगातार मॉनिटरिंग करना होगा, क्योंकि बहुत सारे एनपीए जब फंसते हैं तो फिर समझ में नहीं आता क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि समय समय पर मॉनिटरिंग करनी होगी कि कहीं कोई एनपीए तो नहीं बनने जा रहा, और एडवांस में ही रीसोल्यूशन प्लान शुरू करना होगा। यानी कि पहले से ही उनको एडवांस में तैयारी करनी होगी कि अगर ये हमारा लोन एनपीए होता है तो हम उसके लिए रिसोल्यूशन कैसे प्लान तैयार कर सकते हैं। करीब 15 अरब रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाले लैंडर्स के कंसोर्शियम को एक्सपोजर कम से कम 10% यहाँ पर होना चाहिए। और इस नियम में ये भी कहा गया है कि भाई जो भी फाइनेंस करने वाले लैंडर्स होंगे, कंसोर्शियम का जो एक्सपोजर होगा वो कम से कम 10% तो होना ही होना चाहिए। आरबीआई ने ये भी कहा है कि लैंडर्स को ये पहले से ही स्पष्ट करना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल कब तक होंगे, और अगर इसमें देरी होती है तो उन्हें प्रोविजनिंग बढ़ाने पर भी
फैसला लेना होगा। किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में 3 साल, जी हाँ 3 साल से ज़्यादा अगर देरी होने की स्थिति होती है तो लोन को स्टैंडर्ड से क्लासीफाई करने और साथ ही स्ट्रेस्ड लोन की कैटेगरी में डालना होगा। यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर 3 साल से ज़्यादा देरी किसी प्रोजेक्ट में होती है, फंसता है, तो जो भी लोन होंगे उसको स्टैंडर्ड से हटा के क्लासीफाई और फिर उसको स्ट्रेस्ड लोन की कैटेगरी में डालना होगा। हालांकि ये अभी प्रस्ताव है और 15 जून तक RBI ने इस पर सुझाव मांगे हैं। तो ये कारण रहा है इन तरह के स्टॉक्स में गिरावट, चाहे आप REC की बात करें, PFC की या IREDA की बात करें, तमाम काउंटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।